हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर मैं प्रफुल्ल स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, उन पेपर्स में साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। अब दोस्तों, ये जो सेशन जो है यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 64th बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनसे रिलेटेड और उनके आंसर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन के पीछे का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी थोड़ा देखेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ कि दोस्तों, जैसा आप जानते हैं अभी दिवाली का फेस्टिवल है और दिवाली के इस सीज़न में स्टडी आईक्यू आपके लिए एक मेगा ऑफर लेकर आया है, दिवाली सेल। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हो, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके इस जर्नी में सपोर्ट करने वाला एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आपकी फाउंडेशन से लेके प्रीलिम से लेकर मेंस, इंटरव्यू, तीनों फेजेस में आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती है। तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है दोस्तों संकल्प 7 बैच। संकल्प 7 बैच की दोस्तों क्लोजिंग डेट जो है, क्लोजिंग डेट है दोस्तों 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से पहले आप इस बैच में इनरोल हो जाइए। इस बैच में रोज़ शाम को 6 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के साथ दोस्तों आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, स्टडी करने के लिए आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो इस बैच का है दोस्तों, वो है मेंटोरशिप। आप सबको 1-on-1 मेंटोर असाइन किया जाएगा जो आपको एकेडमिक प्रॉब्लम्स और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। उन्हें आप कभी भी कॉल कर अपने डाउट या क्वेश्चंस जो भी है वो पूछ सकते हो। आपको ऑन द स्पॉट उस पर क्लेरिफिकेशन दोस्तों मिल जाएगा। और ये बैच दिवाली सेल के वजह से दोस्तों आपको एकदम रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। प्राइस है दोस्तों 9,999। अगर आप मेरा कोड PSK लाइव यूज़ करते हो तो ही दोस्तों आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो जल्दी से जल्दी आप संकल्प 7 बैच को ज्वाइन कीजिए और इस अवसर का दोस्तों भरपूर फायदा लीजिए। यहाँ पर हम आपकी पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारी सेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं साइंस टेक से रिलेटेड। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, 64th बीपीएससी की साइंस की जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, एमस्ट्रॉन्ग इज ए यूनिट ऑफ। एमस्ट्रॉन्ग जो है ये किसका यूनिट है, किसकी इकाई है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है वेवलेंथ, दूसरा ऑप्शन है एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है वेलोसिटी। अब दोस्तों देखिए, हमने 63rd का जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था, जहां पर आपको विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम पूछा गया था। तो वहां पर हमने देखा था कि नैनोमीटर और एमस्ट्रॉन्ग ये दोनों के दोनों दोस्तों वेवलेंथ के यूनिट है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेवलेंथ। एमस्ट्रॉन्ग ये यूनिट है दोस्तों वेवलेंथ का। तो दोस्तों यहाँ पे 1 एमस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करें तो होता है 1 नैनोमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, 10 एमस्ट्रॉन्ग। तो वैसे ही यहाँ पे 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर। और दोस्तों हमें जो विजिबल लाइट की रेंज पूछी जाती है वो जनरली हम लोग देखते हैं 400 to 700 नैनोमीटर्स में होगी, पर अगर आप इसे एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाती है दोस्तों 4000 से 7000 एमस्ट्रॉन्ग्स, यानी यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट क्या है? तो एनर्जी का यूनिट है दोस्तों जूल्स और इलेक्ट्रोवोल्ट। जूल्स या इलेक्ट्रोवोल्ट ये एनर्जी का यूनिट है। सेम वे दोस्तों फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स और
वेलोसिटी जो है उसका यूनिट होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। यानी हमें जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए थे उनमें से दोस्तों फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज हो गई, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड और एनर्जी का तो जूल्स है। यानी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वेवलेंथ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करता है। अब यहाँ पे हर्ट्ज है, मीटर पर सेकंड है, रेडियन है, वैट है। अगर हम लोग प्रीवियस एक क्वेश्चन का ही एनालिसिस देखें तो हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है, फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट जो है वो हर्ट्ज में किया जाता है। तो फिर बाकी ऑप्शन कौन से है? अब दोस्तों बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वेवलेंथ जो ये क्रस्ट टू क्रस्ट का डिफरेंस होता है इसे हम लोग वन वेवलेंथ बोलते हैं और इसका यूनिट या तो नैनोमीटर होता है या एंगस्ट्रॉम। उनका रिलेशन भी हमने देखा था। अब दोस्तों एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो होता है हर्ट्ज और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है दोस्तों वेलोसिटी। ये टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीट है। अब नेक्स्ट जो था वो था दोस्तों रेडियन। अब रेडियन भी ऐसा यूनिट है, जो 7 ऐसा यूनिट रिकॉग्नाइज है उनमें से एक रेडियन भी है। और जो यूनिट किसका है तो एंगुलर मेजरमेंट है। रेडियन ये यूनिट है किसका? एंगुलर मेजरमेंट का। और वैसे ही दोस्तों पावर का यूनिट जो है, पावर का यूनिट है वैट। एनर्जी का यूनिट था जूल्स, पावर का यूनिट है दोस्तों वैट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम टॉपिक पर ही क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। यहां पर आपको लॉजिक अप्लाई करना है। क्वेश्चन है दोस्तों, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वॉयलेट लाइट। यहां पर पूछा है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट लाइट से कम होती है। दूसरा है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वॉयलेट लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है वो वॉयलेट लाइट से ज़्यादा है। यानी ए के अपोजिट ही बी स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ है ये ग्रीन से बड़ी होती है। चौथा ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, ओके, इज मोर देन येलो लाइट। अब येलो लाइट से इसकी ज़्यादा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें विजिबल स्पेक्ट्रम से ही आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 64th बीपीएससी में हमें पहले तीनों क्वेश्चन दोस्तों वेवलेंथ पे पूछे, लाइट पर पूछे, विजिबल लाइट और उसके यूनिट पर पूछे। तो यहाँ पर दोस्तों देखो हमने विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी रेंज जो देखी थी, जिसे हमने बोला था कि वो 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ कम है और जैसा हम लोग रेड की तरफ जा रहे हैं, रेड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। यानी वेवलेंथ के मामले में जो 7 कलर का जो सीक्वेंस है वही मैटर होगा। यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी दोस्तों रेड की, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन। और दोस्तों सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? तो सबसे कम वेवलेंथ होगी वॉयलेट की। यानी रेड की वेवलेंथ जो है ये मैक्सिमम होगी और जो वॉयलेट है उसकी मिनिमम होगी। अब दोस्तों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में भी एक रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्स। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। यानी फ्रीक्वेंसी के मामले में बात करें तो हर्ट्ज के मामले में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोस्तों वॉयलेट लाइट की होगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो दोस्तों रेड की होगी। अब इसी लॉजिक को अगर यहाँ पर अप्लाई करें हम लोग तो क्या होगा? तो दोस्तों वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट ये मोर देन वॉयलेट लाइट होगी क्योंकि वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है। अब यही टॉपिक पर आपको अगली बार ये शायद क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वॉयलेट लाइट की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड लाइट की। ये था दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है टेम्परेचर के बेसिस पर।
आपको पूछा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब दोस्तों आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको पूछा है कि फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो अब उसके लिए दोस्तों हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, अगर आपको सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट दिया है तो आपको फ़ारेनहाइट का जितना भी टेम्परेचर दिया होगा उसमें से आप 32 को माइनस करोगे और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। अब वही अगर हमें फ़ारेनहाइट दिया है, ओके, अगर हमें फ़ारेनहाइट निकालना है और अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 9/5 करेंगे और उसमें 32 को एडिशन करेंगे। अब इसी को अगर देखें दोस्तों तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? हमें यहाँ पर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। अब 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हम लोग फ़ारेनहाइट निकालने के लिए इस सेल्सियस की जगह 40 को प्लेस करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और इनका जो भी आएगा उसमें 32 को ऐड करेंगे। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8 और 8 इंटू 9 हो जाएगा दोस्तों 72 प्लस आप यहाँ पे करोगे 32, सॉरी, प्लस आप यहाँ पर करोगे 32। अब जब आप इसका एडिशन करोगे आपको आंसर आएगा दोस्तों 104 फ़ारेनहाइट। यानी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे नंबर 4 क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोनों फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। एग्जाम में आपको फ़ारेनहाइट दे देंगे और आपको सेल्सियस निकालना पड़ेगा, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला भी पता रहा तो भी हम लोग यहाँ से दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए यहाँ पर आपको पावर, हम लोगों ने प्रीवियस नंबर 2 क्वेश्चन में पावर का यूनिट देखा था, वैट होता है, पर यहाँ पर आपको पूछा है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है। अब पावर का यूनिट वैट था तो इलेक्ट्रिक पावर का भी यूनिट क्या होगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक पावर का भी यूनिट है वैट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत शक्ति पावर जो है दोस्तों वो वैट में होता है। अब यहाँ पर एम्पियर, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए जो ऑप्शन में दिए थे। अब दोस्तों एम्पियर क्या है? एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, वोल्टेज ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। और दोस्तों कूलम्ब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसे हम मेजर करते हैं कूलम्ब में। तो वैसे ही दोस्तों वैट जो है ये यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का। वैट को अगर हमें जूल के यूनिट में रिप्रेजेंट करना रहा तो वो हो जाता है दोस्तों 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 वैट। तो हमें जो ऑप्शन दिए थे उसके हिसाब से ये तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और कूलम्ब जो था दोस्तों ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वैट। अब चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर और एक चीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? तो उस डिवाइस का नाम है दोस्तों एमीटर। ये भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? तो हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर में हीट जो है, ऊष्मा जो है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें समझना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं।
तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज़ होती है। आपके घर का सीलिंग फैन है, आपके घर का वाटर पंप है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक मोटर पे चलती है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल जो था वो फैराडे ने दिया था, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, जहाँ से जो मोटर को मूवमेंट मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो ऑप्शन हमें दिए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटर भी टॉपिक बहुत फेवरेट है। इस टॉपिक पर भी बहुत बार हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए प्रीवियस ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसी में इसका आंसर था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब उसको मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्टामीटर और चौथा ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, एम्पियर इसका यूनिट होता है और इसे मेजर किया जाता है एमीटर या डिवाइस से, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी किया था। तो दोस्तों एमीटर ये डिवाइस है जिसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी बहुत रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, बहुत बार इसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। अगर बात करें ना दोस्तों तो ये चारों के चारों ग्रीन हाउस गैसेस है। पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को हमें केयरफुली पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबो। मोर देन वन ऑफ द अबो भी हो सकता है और इनमें से कोई एक भी हो सकता है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन हमें पूछा गया है मेन कंपोनेंट क्या है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस में मेन कंपोनेंट जो है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो 50% से ज्यादा है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो है वो मीथेन है। फिर दोस्तों हेलोकार्बन्स आते हैं, फिर ओजोन आता है और सबसे कम आते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यानी पहले टॉप 2 कंपोनेंट जो है ग्रीन हाउस गैस के वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब इस लॉजिक को अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, इंग्लिश वाला। अगर आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखा होता, मेन कंपोनेंट्स, अगर उसको प्लूरल अगर इन्होंने बनाया होता, अनेक वचनीय अगर ये क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछा होता ना मुख्य घटक कौन से है, तो उस मामले में दोस्तों ई ऑप्शन हो सकता था। पर यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़े अच्छे से तो क्वेश्चन हमें सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, एक वचनी है, अनेक वचनी नहीं है। तो वहां पर आप आंसर जा सकते हो दोस्तों इसके साथ कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अब ये तो बीपीएससी डिसाइड करती है, पर दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस है। और यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े तो अगर हम लोग इसको एक वचनी मानते हैं तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा जनरल है, करंट अफेयर में से आया था कि फॉर विच वर्क डिड आइंस्टाइन गेट नोबेल प्राइज। अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था ये तो हमें पता है, पर उन्हें कौन से प्रिंसिपल के लिए मिला था? अब पहला है दोस्तों रिलेटिविटी के लिए मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए मिला था, जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, 5वीं। इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के लिए मिला था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। और किसका? फिजिक्स का। तो आइंस्टाइन को 1921 में
फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था और वो मिला था दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब जबकि वो सारी दुनिया में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए बहुत फेमस है। आपने करंट में ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी, ब्लैक होल की डिस्कवरी, ये जब भी आते हैं तब वहाँ पे आइंस्टाइन का नाम होता ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। E=mc², फेमस फार्मूला है, पर उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। उन्हें नोबेल प्राइज़ जो है दोस्तों वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो भी 1921 में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि ये ऐसे पर्सन है जिनको 11 बार नॉमिनेट किया गया था। 11 बार ये नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए थे और उनको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। अब आर्द्रता को किस उपकरण से नापा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि 64th बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यूनिट ये चैप्टर पर आए हैं। किसका क्या यूनिट है और उसको मेजर करने का क्या डिवाइस है। अब यहाँ से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि भाई ये टॉपिक तो हमें पता होना चाहिए, और इसके नोट्स जो है वो एकदम शॉर्ट में आप बना सकते हो 2 से 3 पेजेस में। तो दोस्तों ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसके ऑप्शन है दोस्तों, पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है दोस्तों हाइग्रोमीटर, तीसरा है पायरोमीटर और चौथा है दोस्तों लैक्टोमीटर। अब इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ह्यूमिडिटी को मेजर करने का जो यूनिट है वो है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसे यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं दोस्तों डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है उसे मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर को यूज किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लैक्टोमीटर मिल्क, दोस्तों लैक्टोमीटर को यूज करते हैं मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए। वैसे ही पायरोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, अब हम लोग टेम्परेचर के लिए बहुत सारे सेल्सियस वाले या बहुत सारे थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर जो होता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दोस्तों पायरोमीटर को यूज किया जाता है। पायरोमीटर को यूज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर है हाइग्रोमीटर। उसके लिए हाइग्रोमीटर को यूज किया जाता है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। अब दोस्तों बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत जगह पर आया है। तो दोस्तों बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है दोस्तों मीथेन, जो कि 60% के आसपास होता है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों मीथेन, और उसके बाद नंबर 2 होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है मीथेन, और यहाँ पर दूसरा जो है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रोपेन ब्यूटेन किस में होता है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन दोस्तों एलपीजी के मेजर कंपोनेंट होते हैं। और बायोगैस का मेजर कंपोनेंट दोस्तों मीथेन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पीएच के रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7। इनमें से किसका पीएच 7 है। अब दोस्तों जब पीएच वैल्यू 7 होती है इसका मतलब होता है कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो अल्कलाइन है या बेसिक है। तो पीएच 7 जो है ये पीएच स्केल का मिड पॉइंट है, जो पीएच स्केल 0 to 14 से शुरू होती है। और दोस्तों 7 जो है ये यहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो हमें पूछा है कौन सा इनमें से न्यूट्रल है। पहला है दोस्तों प्योर वाटर, दूसरा है न्यूट्रल सॉल्यूशन, तीसरा है अल्कलाइन सॉल्यूशन और चौथा है दोस्तों एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये पहले दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में तो पीएच वैल्यू क्या होगी 7 से कम होगी। अल्कलाइन में दोस्तों पीएच वैल्यू जो है ये 7 से ज़्यादा होगी। तो ये मोर देन 7 होगा और ये लेस देन 7 होगा। ये दो तो हो नहीं सकते। अब बचा दोस्तों प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो दोस्तों पीएच वैल्यू जो है प्योर वाटर
प्योर वाटर की पीएच वैल्यू दोस्तों 7 होती है, जो इसको न्यूट्रल बनाता है। तो पीएच वैल्यू जो है 7 की वो होती है दोस्तों 7, और यही इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाता है। और दोस्तों न्यूट्रल जो है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसके नाम में ही न्यूट्रल सॉल्यूशन लिखा है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों? तो प्योर वाटर भी न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन हम उसे ही बोलते हैं जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर भी आप चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हो कि मिल्क जो है वो नियर अबाउट स्लाइडली एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। अब इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। दोस्तों हमें जानते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि एटम के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके एटम में न्यूट्रॉन ही नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, और चौथा है दोस्तों कॉपर। अब हम ये जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं कौन से, तो एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, और एक है ट्रिटियम। तो ट्रिटियम में देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 3 है। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका मास नंबर 2 है। पर जो नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल हाइड्रोजन जिसे हम प्रोटियम बोलते हैं, इसके सेंटर में देखेंगे तो आपको एक ही न्यूट्रॉन दिख रहा है, सॉरी एक ही प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, जिसका मास नंबर 1 होता है, उसमें दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के में न्यूट्रॉन नहीं होता। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग। ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है ये किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हार्ट, दूसरा ऑप्शन है लिवर, तीसरा ऑप्शन है पैनक्रीज, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ब्रेन। अब यहाँ पे ईईजी पूछा है, देखिए और एक टर्म आती है ईसीजी। ईसीजी जो है इसे यूज किया जाता है दोस्तों हार्ट को मॉनिटर करने के लिए। ओके, ईसीजी को मैं कंफ्यूज मत होइएगा। ईसीजी क्वेश्चन को यहाँ पर आपको ना थोड़ा क्लियर पढ़ना है केयरफुली। यहाँ पे हमें पूछा है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। अब इसे यूज किया जाता है दोस्तों ब्रेन मैपिंग के लिए। तो ब्रेन एक्टिविटी पर निगरानी रखने के लिए यूज करते हैं ईईजी, जो हमारी ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है उन्हें ये डिपिक्ट करता है वेव्स के फॉर्म में। अब दोस्तों इसे तो ईईजी ब्रेन मैपिंग हो गया, ईसीजी होता है दोस्तों हार्ट को मैप करने के लिए। अब चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है सेरेबेलम, और चौथा ऑप्शन है मेडुला। अब दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए देखते हैं पहले ये पोर्शन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये है हमारा सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में। यहाँ पर है दोस्तों मेडुला। ये मेडुला हमारी बॉडी में जो भी इनवॉलंटरी एक्शन होती है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, इसे दोस्तों ये मेडुला कंट्रोल करता है। और दोस्तों उसके साथ यहाँ पर हमें ग्लैंड्स होती है 3, एक है थैलेमस, उसी के नीचे दोस्तों हाइपोथैलेमस होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड वही है जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेडुला जो है जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, इसे ये मैनेज करता है। सेरेबेलम जो होता है, सेरेबेलम कहाँ पे है, तो दोस्तों ये रहा सेरेबेलम।
सेरेबेलम का काम होता है दोस्तों हमारी बॉडी की मूवमेंट और बैलेंस मेंटेन करना। हम लोग जितना भी चलना फिरना काम करते हैं, मूवमेंट है, हमारी बॉडी की प्रॉपर बैलेंस जो ऑटोमेटिक होती है, ये सेरेबेलम मैनेज करता है। और दोस्तों थैलामस जो होता है ये सेंसरी सिग्नल रिले है। अब सेंसरी सिग्नल रिले का मतलब क्या होता है? तो हमारे जितने भी सेंसेस है, जैसे आँख है, कान है, नाक है, इनसे जितने भी सिग्नल्स ब्रेन को आते हैं उनको ये पास करने का काम करता है रिस्पेक्टिव ब्रेन के जो जोन है उन्हें। तो थैलेमस ये ग्लैंड जो है ये एज अ रिले का काम करती है, पूरे बॉडी से सिग्नल को कलेक्ट करके उसे प्रॉपर ब्रेन के डिविजन्स को भेजती है। तो दोस्तों हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? तो ये हमारी ब्रेन में एक ग्लैंड है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारी सांस लेना और हार्ट रेट को मैनेज करेगा। सेरेबेलम हमारी मूवमेंट और बैलेंस को मैनेज करता है। और थैलेमस ये जो ग्लैंड है ये एज अ रिले काम करती है, हमारे सेंसर्स को प्रॉपर ब्रेन के सेक्शन की तरफ ये डाइवर्ट करने का काम करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आपको कि ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है? तो ह्यूमन बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी होता है, 20 से 30% पानी होता है, 10 से 20% पानी होता है, या 30 से 40% पानी होता है। तो दोस्तों ह्यूमन बॉडी में 70% के आसपास पानी होता है। ह्यूमन बॉडी में 70% के आसपास पानी होता है। उनमें से दोस्तों हमारा जो खून है ना, खून में तो 80% पानी होता है, हमारे ब्रेन में 85% पानी होता है, हार्ट में 80% पानी होता है, और हमारी आँखों में और लंग्स में भी 90% और 85% पानी होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन था कि ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है, तो उसका आंसर है दोस्तों लगभग 70% पानी हमारी बॉडी में होता है। तो दोस्तों ये भी बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चंस है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावर सोर्स ऑफ द सेल इज। हमारे सेल का पावर सोर्स क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप कोई भी बायोलॉजी की क्लास अटेंड करो जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको जो पढ़ाया जाता है वो होता है सेल, और वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी तो भाई डेफिनेटली आती है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा दोस्तों? तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है राइबोसोम। न्यूक्लियस पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और सेल वॉल का काम होता है दोस्तों प्रोटेक्शन। तो इस तरह से ये सेल जो बेसिक चैप्टर है उसमें से हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एटीपी प्रोड्यूस करती है। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करेगी, और न्यूक्लियस दोस्तों जिसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एज अ कंट्रोल यूनिट। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस में से एड्स फैलता है या एड्स का कारण हो सकता है? पहला है दोस्तों वाटर, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है वायरस, और चौथा है फंगस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वायरस ये एक विषाणु है। HIV एड्स जो है ये विषाणु के वजह से फैलता है, ये वायरस के वजह से फैलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है एड्स यानी वायरस। अब उस वायरस का नाम क्या है? अब हम लोग तो जानते हैं कि HIV, तो HIV का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। अब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, इसके नाम से ही समझ में आता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो WBC रेगुलेट करती है। तो दोस्तों HIV का जो वायरस है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी WBC को ही इन्फेक्ट करता है, और उस पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, जिसके वजह से उस पर्सन की किसी भी नॉर्मल कॉज से डेथ हो सकती है। तो दोस्तों HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। अब एड्स ये जो बीमारी है, देखिए ये वायरस है HIV।
HIV वायरस जो बीमारी कॉज करता है, जो डिसीज को ये कॉज करता है, उस डिसीज का नाम है एड्स। अब एड्स का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, ये भी हमें पूछा जा सकता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के वजह से, HIV के वजह से, जो हमारी इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जो हमारी WBC को डिस्ट्रॉय करता है। अब दोस्तों ये था 64th BPSC में पूछे गए सारे साइंस बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज कीजिए। इसके पहले जो भी मैंने 63rd, 64th या इसके बाद 65th, 66th इन सब के पेपर का एनालिसिस दिया है, उस एनालिसिस को आप यूज़ करके आप अपनी 70th BPSC के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो और आपका जो सपना है 70th BPSC को क्रॉस करके गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, उसे आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आप जानते हो अभी दिवाली का सीज़न है, सो भाई बहुत मज़े कीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सी यू सून।